टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 6 बजने वाले हैं। लोकतंत्र में आज शो की शुरुआत होगी उस सवाल से जिसने यूपी की सियासत में बड़ा सस्पेंस बना रखा है। क्या मैनपुरी के उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की विरासत की सियासत नया गुल खिला पाएगी? क्या चाचा और भतीजे के मिलन पर समाजवादी वोटर भरोसा जता पाएंगे? क्या चेले का टोटका मैनपुरी के महाभारत में समाजवादी खेमे को पटका दे पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बड़ी बहू नेताजी की सियासी विरासत को बचा पाएंगी? इन सारे सवालों के जवाब 12 घंटे बाद मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी खेमे में चिंता का माहौल है। अखिलेश के कार्यकर्ता ईवीएम के स्ट्रांग रूम की निगरानी में जुटे हैं, क्योंकि बीजेपी का दावा है इस बार मैनपुरी का चुनावी इतिहास नई करवट लेने वाला है। मैनपुरी के चुनावी महाभारत में अपनी भरकस और हर तरह का दांव आजमा कर भी समाजवादी खेमा बेचैन है, क्योंकि 12 घंटे बाद इस उपचुनाव का सस्पेंस खुलने वाला है। ये साफ होने वाला है कि नेताजी की विरासत की सियासत को बचाने के लिए बड़ी बहू पर जो चुनावी दांव लगाया गया, उस पर मैनपुरी के मतदाताओं ने कितना भरोसा जताया है। साफ होने वाला है कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ पिछले 37 सालों से अजेय रहा है, मुलायम सिंह यादव के महाप्रयाण के बाद भी उनकी सियासी नींव कितनी मजबूत बची है। साफ होने वाला है कि चाचा भतीजे के सियासी मिलन पर मैनपुरी की मुहर लगी है या नहीं। और ये भी साफ होने वाला है कि समाजवादी कुनबे की सियासत की धमक क्या यूपी में बरकरार रह पाएगी। इन सवालों का सिलसिला 2024 तक पहुंच रहा है और बीजेपी की ओर से मैनपुरी में प्रचंड जीत का दावा जोर शोर से किया जा रहा है। ऐसे में समाजवादी कार्यकर्ता ईवीएम के स्ट्रांग रूम की निगरानी करने पहुंच गए हैं। यानी अभी से माहौल बनाया जा रहा है कि मैनपुरी हारे तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर नाक बचाई जाएगी। जब 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी ईवीएम से ही, जब विधानसभा के चुनाव 2022 में हुए, करहाल वो जीत गए तो ईवीएम से ही, उनकी पार्टी के और उनके गठबंधन के कई विधायक जीत गए तो ईवीएम से ही, और जब उनको हार का खतरा दिखाई देता है तो ईवीएम गलत। मैनपुरी के चुनावी नतीजों से पहले अखिलेश ने ईवीएम की आड़ तलाशनी शुरू कर दी है। उनके मन में झटका का खटका है तो उधर चाचा शिवपाल की सांसें भी अटक रही हैं। बड़ी बहू बनाम चेले की चुनावी लड़ाई में उनका भी सब कुछ दांव पर लगा है। मैनपुरी में जीत एक और समाजवादी कुनबे में सियासी ठहराव ला सकती है तो हार का मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाना है। माया मिली न राम वाला हाल हो जाना है और बदनामी का दाग अलग। इसलिए शिवपाल अखिलेश की मौजूदगी में अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर की जनता से लगातार अपील करते रहे कि बड़ी बहू को मुझसे ज्यादा वोटों से जिताना। मैनपुरी जीतेंगे, किसनी जीतेंगे, भोगांव भी जीतेंगे तो बड़ी जीत होगी डिम्पल यादव। पूरा परिवार एक है और अब पूरा परिवार हमेशा एक रहेगा। मैनपुरी के चुनावी महाभारत में हार जीत के बीच कितना फासला जसवंत नगर रचता है, इस पर सियासी पंडितों की नजर टिकी है। तो उधर साक्य और दलित वोटों का साइलेंट गेम भी पार्टियों को अंदर खाने ही सिहरा रहा है। उनके अपने खेमे में होने के दावे तो दोनों तरफ से हैं, लेकिन इसकी असल हकीकत चंद घंटे बाद ही खुलकर सामने आएगी। बदलाव चाहती है। एक परिवार के खिलाफ जनता एक हो गई है। जिस तरह ये परिवार एक होने का काम करता है और जनता भी मैनपुरी लोकसभा की जसवंत नगर से लेके भोगांव से लेके किसनी से लेके करहल से लेके और मैनपुरी पूरी जनता एक होने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रही है। एक किसान के बेटे को जिताने का काम कर रही है। नेताजी की जो जनता है यहाँ, जो नेताजी की जो कर्म भूमि रही है और जो नेताजी का यहाँ पूरा समस्त परिवार मुझे नजर आ रहा है गाँव-गाँव जाके, तो लोग तैयार हैं नेताजी के नाम पे इस बार वोट देने के लिए। थैंक यू। मैनपुरी उपचुनाव में उलटफेर की अटकलें इसलिए भी गर्म हैं, क्योंकि अखिलेश शिवपाल और डिम्पल की लगातार अपील के बावजूद यहां बम्पर वोटिंग नहीं दिखी। मतदान 51.2% हुआ, जबकि 2019 में
जब मुलायम सिंह ने आखिरी बार मैनपुरी से चुनाव जिताने की मार्मिक अपील की थी तो मैनपुरी में 58.5% वोटिंग हुई थी। मतदान में आई 7% से ज्यादा की ये गिरावट बीजेपी से ज्यादा समाजवादी खेमे को चौंका रही है। सवाल उठ रहे हैं कि मुलायम की सियासी विरासत पर अखिलेश का कब्जा बचेगा या फिर बीजेपी ओबीसी मतदाताओं की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। नेताजी के आदर्श पर मैंने कहा हमें चलना है, तो हम अखिलेश से यही कहेंगे, नेताजी से तो नेताजी कहते ही थे, हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। यूपी के चुनावी महाभारत के फोकस में भले मैनपुरी है, लेकिन समाजवादी सियासत की इज्जत रामपुर में भी दांव पर लगी है। रामपुर विधानसभा सीट आजम खां की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है और आजम ने आसिफ राजा को चुनावी मोर्चे पर उतारकर बीजेपी को गढ़ जीतने की चुनौती दी है। आसिम के मुकाबले में बीजेपी के आकाश सक्सेना हैं और 5 दिसंबर को हुए मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि उसमें धांधली की गई है। क्या सूचना आ रही है? सूचना लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। मतदान के से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, मोहल्लों में गलियों में लाठीचार्ज हो रहा है, पर्चियां फाड़ी जा रही हैं। 50 साल से रामपुर की जनता एक अंधेरे में थी और वो अंधेरा इन्हीं लोगों के द्वारा दिखाया गया था। आज अंधेरी रात छट चुकी है और सवेरा होने को है। हम रामपुर में उद्योगों के मुद्दे को लेकर जनता के बीच हैं और रामपुर का आज हिंदू, मुसलमान और नौजवान ये मन बना चुका है। जाहिर है मैनपुरी के चुनावी नतीजे जिस तरह मुलायम के कुनबे का सियासी भविष्य तय करेंगे, रामपुर के चुनावी नतीजे आजम के परिवार के राजनीतिक भविष्य की लकीर भी खींचेंगे। इस लिहाज से रामपुर में इस बार हुआ 25.18% मतदान सबको चौंका रहा है, जिसमें 2019 के मुकाबले लगभग 30% की गिरावट रही। इसी साल जून में रामपुर लोकसभा सीट में रामपुर में धमाकेदार जीत दर्ज कर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था और टाइगर इज बैक का नारा देने वाले आजम टका सा मुंह लेकर रह गए थे। आज मेरी यही अपील है कि अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें, बेखौफ करें। हालांकि बहुत दहशत है, जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफी की इंतहा हो गई है और घृणा की भी, लेकिन हमें इस सब का मुकाबला है क्योंकि लोकतंत्र बचाना है। कल यूपी के खतौली सीट के उपचुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। समाजवादी गठबंधन इस सीट पर जीत हासिल कर बीजेपी को सियासी बदला चुकाना चाहता है। इस सीट पर जिस तरह वोटिंग में इस बार गिरावट दर्ज हुई है, वो बीजेपी को भी चौंका रही है। जाहिर है यूपी के चुनावी महाभारत में अगले 12 घंटे बेहद बेचैनी वाले हैं। विरासत से लेकर कईयों की आगे की सियासत का रुख तय करने वाले हैं। लोकतंत्र में बात लोकतंत्र की। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन चुनावी नतीजे आने का दिन। गुजरात, हिमाचल के लिए नतीजे आएंगे, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल के दिन का इंतजार सबको है। कल सुबह 8 बजे से गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन टाइम्स नाउ भारत सुबह 6 बजे से सबसे बड़ी कवरेज के तहत काउंटिंग की हर जानकारी आप तक पहुंचाएगा। आपको एक एक सीट का हम हिसाब देंगे और देखिए आपके चैनल यानी टाइम्स नाउ भारत ने कितनी बड़ी तैयारी की है इसकी। चुनाव के नतीजे हर कोई दिखाएगा। बुलेट की रफ्तार से आंकड़े हम दिखाएंगे। गुजरात में किसकी बुलेट दौड़ेगी सबसे तेज। गुजरात और हिमाचल की एक एक सीट सबसे तेज रिजल्ट आपको टाइम्स नाउ नव भारत दिखाएगा। सबसे पहले आपको हम गुजरात असेंबली लेकर चलेंगे। आंकड़े तो सब दिखाएंगे, लेकिन हम आपको पूरी गुजरात विधानसभा की कंप्लीट पिक्चर दिखाएंगे। आपको चुनावी नतीजों की सबसे तेज अपडेट मिलेगी टाइम्स नाउ नव भारत पर। गुजरात विधानसभा के आंकड़े
जब तेजी से बदल रहे होंगे, सत्ता के नंबर जब बढ़ते बिगड़ते दिखेंगे, यहां किसका खेल बनेगा, किसके साथ खेला होगा, टाइम्स नाउ नवभारत आपको सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे तेज बताएगा। हमारी तैयारी बहुत बड़ी है। सबसे बड़ा पैनल, सबसे अनुभवी एक्सपर्ट, सबसे अनुभवी पत्रकार, सबसे ज्यादा रिपोर्टर, एक एक पोलिंग बूथ की सबसे तेज जानकारी, गुजरात और हिमाचल की एक एक सीट का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखेंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर। गुजरात विधानसभा आपको सबसे पहले हम लेकर चलेंगे। किसका खेल बनेगा, किसका खेल बिगड़ेगा, सत्ता की लड़ाई में हर धुरंधर का पूरा चुनावी बहीखाता, चुनावी नतीजों की हर अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत पर कल सुबह 6 बजे से लगातार। ब्रेक बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, एमसीडी के नतीजों को लेकर बीजेपी ने बैठक बुला ली है। बीजेपी की बैठक होगी, नतीजों की समीक्षा होगी। संगठन महामंत्री सिद्धार्थ बैठक में मौजूद रहेंगे। रमेश बिधूड़ी, आशीष सूद, हरीश खुराना भी इस बैठक में शामिल होंगे। यानी दिल्ली बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की एक बैठक तुरंत बुला ली गई है। एमसीडी के नतीजों में 15 साल के बाद बीजेपी का राज खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है और इसके मद्देनजर अब बीजेपी ने तुरंत एक समीक्षा बैठक बुला ली है। बीजेपी के संगठन मंत्री ने यह बैठक बुलाई है और इस बैठक में दिल्ली बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को बुला लिया गया है। रमेश बिधूड़ी मौजूद होंगे, आशीष सूद, हरीश खुराना इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी के संगठन महामंत्री ने तुरंत ये बैठक बुलाई है। आज आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला। एमसीडी चुनाव के नतीजे आए, एकीकरण के बाद एमसीडी का एकीकरण हुआ था, उसके बाद ये पहला चुनाव, 250 सीट और आम आदमी पार्टी उसमें बहुमत पा चुकी है और अब एमसीडी में भी उसकी सत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मतगणना से पहले शिमला की मशहूर मॉल रोड पर सैर करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कल हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल शुरू होने वाली है और उससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त शिमला की मॉल रोड पर हैं, घूम रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और काफी रिलैक्स लग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी काफी रिलैक्स लग रहे हैं। रिलैक्स नहीं है, चुनाव हुआ पड़ा है, वोट ईवीएम में है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। बस एक रात की बात है और तमाम जो जिन मुद्दों को लेकर आप गए, जनता ने उन पर मोहर हालांकि पहले लगा दी, कल नतीजे आ जाएंगे। फीलिंग किस तरह की है सर? देखिए, फीलिंग अच्छी है। बहुत सारे लोगों ने इस बार मतदान में जोश के साथ हिस्सा लिया है। रिकॉर्ड मतदान हुआ है हिमाचल प्रदेश में और हम समझते हैं कि अच्छा हुआ है जो भी हुआ। लग रहा है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बहुत टक्कर कड़ी बताई जा रही है, उस स्थिति के लिए भी तैयार है क्या मुख्यमंत्री जी? देखिए, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, चुनाव लड़ते हैं तो पूरे ताकत के साथ लड़ते हैं और टक्कर तो स्वाभाविक रूप से उसमें होती है और उसमें कोई बात नहीं, जो भी होगा, लेकिन कल तक इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि हमारे विधायक पाला बदलने वाले नहीं, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है उनको इंटैक्ट रखेंगे। ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है उनको? इसका मतलब है कि वहाँ ऐसी संभावनाएं हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ उस पर। थैंक यू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त मॉल रोड और रिज की तरफ बढ़ते हुए मतगणना से पहले लोगों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और काफी रिलैक्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शिमला से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत।
ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं वॉर जोन, जहां हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर सबसे ताजा अपडेट क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इस वक्त मैं वॉर जोन में मौजूद हूं, जहां पर हर वक्त एक बड़ी खबर पूरी दुनिया को हिला रही है। और ऐसी ही अब तक की सबसे बड़ी खबर पुतिन को लेकर वॉर जोन से है, जहां पुतिन की हत्या की साजिश का बड़ा खुलासा किया गया है। कहा यह गया है कि जब पुतिन क्रीमिया पहुंचे तो वहां उनके खिलाफ हत्या की एक साजिश रची गई थी, जिसे ड्रोन से अटैक करके अंजाम दिया जाना था। जेलेंस्की का टारगेट सेट। अब पुतिन पर अगला अटैक। पुतिन से 180 किलोमीटर थी मौत। 2 दिन और 3 यूक्रेनी हमले, निशाना रूस के 3 एयरबेस। रूस के कराकोट पर हुए हमले ने रूसी रक्षा विशेषज्ञों को नहीं चौंकाया, लेकिन मॉस्को से 142 किलोमीटर दूर रेजान के डेयालेवो एयरबेस पर हुए हमले ने सबको चौंका दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुतिन यूक्रेनी हमले के टारगेट पर थे? क्या मॉस्को तक हमला कर सकता है यूक्रेन? यूक्रेन युद्ध के बीच अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। खुलासा हुआ कि पुतिन यूक्रेनी ड्रोन के निशाने पर थे। यूक्रेन आर्म फोर्सेस ने डायरेक्ट पुतिन पर अटैक करने के लिए ड्रोन का टारगेट सेट किया था। रूस यूक्रेन वॉर जोन से अब तक का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि पुतिन को मारने की साजिश रची गई। जी हां, पुतिन जब क्रीमिया में सड़क पर टहल रहे थे, ब्रिज का जायजा लेने के लिए आए थे, गाड़ी चला रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्हें मार डालने का प्लान तैयार किया गया था और उन पर यह अटैक किया जाना था एक ड्रोन से। इस बात के खुलासे के बाद पूरे रूस में हड़कंप मच गया है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बैठक भी बुलाई गई है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पुतिन को मारना ही एकमात्र रास्ता पश्चिमी देशों और नेटो के लिए रह गया है? क्योंकि यूक्रेन अगर पुतिन को मार गिराने का प्लान करता है या साजिश रचता है तो इसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है नेटो और पश्चिमी देशों का साथ खड़ा होना। खुलासा हुआ है कि 5 दिसंबर को हुए ड्रोन अटैक्स में यूक्रेन का ड्रोन रूस की सरहद से 500 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया था। एक धमाका तो मॉस्को से बस 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हुआ। अगर यूक्रेन का ड्रोन रूस की सरहद से 500 किलोमीटर अंदर तक घुस गया तो इसका मतलब साफ है कि यह ड्रोन मॉस्को से क्रेमलिन तक भी पहुंच सकता था। सवाल यह है कि क्या वाकई में यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को में पुतिन पर हमला कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए आपको रूस के एयरबेस पर हुए हमलों के बारे में ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पहला टारगेट इंगिल एयरबेस था, जिसकी दूरी यूक्रेन बॉर्डर से करीब करीब 470 किलोमीटर है। एक ड्रोन आया और धमाका करके चला गया, किसी को पता भी नहीं चला। रूस के जो बॉम्बर कल तक यूक्रेन पर बम बरसा रहे थे,
वो यहीं नेस्तानाबूद हो गए। अब दूसरा अटैक जो रिजान एयरबेस पर हुआ। यूक्रेन बॉर्डर से इसकी दूरी करीब करीब 450 किलोमीटर है, जहां यूक्रेनी ड्रोन ने हमला कर दिया। इस खुलासे के बाद पुतिन और रूसी सेना एक्शन मोड में आ गई। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की, जिसमें पुतिन ने इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने का निर्देश दिया। दरअसल पुतिन यूक्रेन के मॉस्को के पास किए गए मिसाइल हमले के बाद क्रीमिया के दौरे पर पहुंचे। हमले के ठीक बाद क्रीमिया शहर पहुंचे थे, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पुतिन कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इन सबके बीच, युद्ध के बीच, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक का एक और वीडियो सामने आया। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी लड़ाकों के समूह वैगनर ग्रुप को निशाना बनाया। बता दें कि वैगनर ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। यूक्रेन के इस हमले में ग्रुप की एक टुकड़ी का अंत हो गया। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन और रूस दोनों ही हथियारों की कमी और सेना के जवानों की कमी से जूझ रहे हैं। और बड़ी खबर यह है यूक्रेन से कि यूक्रेन अब उन लोगों को अपने सेना की टुकड़ी में शामिल करने जा रहा है जिन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से या फिर उम्र की वजह से सेना से रिटायर्ड कर दिया गया था। लेकिन यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर से अब उन लोगों का इस्तेमाल वॉर मोर्चे पर किया जाएगा जिन्हें न सिर्फ पीछे युद्ध लड़ने का तजुर्बा है, बल्कि फील्ड में रहकर दूसरे जवानों को आगे ले जाने का भी तजुर्बा है। इसीलिए ऐसे लोगों को अब ढूंढा जा रहा है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है जो अभी तक यूक्रेन की सेना में रहे हैं। भले ही किसी कारण से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली या फिर उन्हें रिटायर कर दिया गया, लेकिन इन लोगों को अब ढूंढकर इनकी एक टुकड़ी बनाई जाएगी जिन्हें फ्रंट पर खड़ा किया जाएगा रूस से लड़ने के लिए। मॉस्को में बैठे पुतिन रणक्षेत्र पर पैनी नजर रखे हैं। जंग जीतने के लिए हर हथकंडे को अपना रहे हैं। जंग की बिसात पर एक से बढ़कर एक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान पुतिन ने जेलेंस्की को पटखनी देने के लिए एक और जोरदार प्लान बनाया है। और अब इसी प्लान के जरिए यूक्रेन को रूस पटखनी देने में जुटा है। जंग के मैदान से जो रिपोर्ट आ रही है बेहद चौंकाने वाली है। रूस एक ओर यूक्रेन पर स्कंदर और कैलिबर मिसाइल से हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर KH-31 एंटी रडार मिसाइल से यूक्रेनी एयर डिफेंस को भी तबाह कर रहा है। रूसी मिसाइलों से बचने के लिए यूक्रेन ने अलग अलग शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। नाटो देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम की इसी ताकत से यूक्रेन अब तक रूसी मिसाइलों को ठिकाने लगाता रहा है। लेकिन अब रूस नए प्लान पर चलते हुए यूक्रेनी एयर डिफेंस को भी तबाह करने पर तुला है। जिस डोनेस्क पर कब्जे की लड़ाई पिछले कई दिनों से देखी जा रही थी, जहां पर आक्रामक अटैक्स किए जा रहे थे रूस की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से, उस डोनेस्क पर कब्जा करने का ऐलान रूस ने कर दिया है। पिछले कुछ घंटों में हुई लड़ाई के बाद रूस की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि डोनेस्क पर अब उसने पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है। हालांकि आपको बता दें कि डोनेस्क और लुहांस्क वो रीजन है जिसको फरवरी में 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले ही रूस की तरफ से आजाद घोषित कर दिया गया था और उसके बाद वहां पर जनमत संग्रह भी कराया गया रूस की तरफ से और रूस ने यह ऐलान कर दिया था कि बहुत जल्द ही इस इलाके पर वो अपना कब्जा जमा लेगा।
इधर रूस को रोकने के लिए पोलैंड ने भी तैयारी कर ली है। पोलैंड ने रूस का मुकाबला करने के लिए साउथ कोरिया से टैंक खरीदे हैं, जिसमें 48 K9, होफ्डिजर, 180 K2, ब्लैक पैंथर जैसे हथियार शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पोलैंड को करीब $4 अरब के उन्नत टैंक और अन्य लड़ाकू वाहन और हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है। यूएस ने पोलैंड को 116 M1A1 अब्राहम युद्धक टैंक और अन्य उपकरण खरीदने की अनुमति दी है, जिसमें लगभग 3.75 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के विभिन्न गोला बारूद शामिल हैं। तो वॉर जोन से इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन वॉर जोन में क्या हो रहा है सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देखते रहिए। वॉर जोन से सीधी खबर और सीधी तस्वीरें सबसे पहले मैं विद्यानाथ झा और मेरे सहयोगी योगेश भारद्वाज के साथ आपको मैं पहुंचाता रहूंगा। क्या कमाल है। निरंतर